Hello, my dear students. How are you? I'm sure you must be in very high spirits. प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि मैंने उन बच्चों के लिए जो नीट और जेईई मेन और एडवांस में अपीयर होने के लिए जा रहे हैं उनके लिए एक सीरीज़ शुरू की है, हाई यील्ड पॉइंट सीरीज़। उसमें ये आज का वीडियो मेरा चौथा वीडियो है। पहले 3 वीडियो मैंने फिज़िकल वर्ल्ड और मेजरमेंट पे दिए और आज का वीडियो है ऑन काइनेमैटिक्स। सो लेट अस स्टार्ट काइनेमैटिक्स लेक्चर 1। नाउ what do we mean by kinematics? Kinematics is that branch of mechanics in which we deal with motion without taking into account the cause producing motion. Or what is the cause of motion? Cause of motion is the force. तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे स्पीड क्या चीज़ है, वेलोसिटी क्या चीज़ है, एक्सेलरेशन क्या चीज़ है, लेकिन वो उस पर बॉडी जिसकी हम स्पीड की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, उस पर कौन सा कारण है जिसके कारण वो स्पीड या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन पैदा हुई, उसके बारे हम स्टडी नहीं करेंगे। वो हम स्टडी करते हैं डायनेमिक्स में। एंड व्हाट इज़ डायनेमिक्स? इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which we study about motion by taking into account the cause producing motion. So, this lecture is based on kinematics. अब इसमें सबसे पहले रेस्ट एंड मोशन किसको कहते हैं? कई बार पूछते हैं कि इज ए बॉडी is rest is at absolute rest or is in absolute motion? The answer is no. A body can never be at absolute rest or in absolute motion according to physics, because in physics we say that a body is at rest if it does not change its position with respect to its surroundings, and it is called in motion if it changes its position with respect to its surroundings. तो कोई बॉडी एक ही टाइम पे रेस्ट भी हो सकती है, मोशन में भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि हम उसकी पोजीशन को किस बॉडी की पोजीशन से कंपेयर करते हैं। जैसे मान लो बहुत से पैसेंजर चलती ट्रेन में बैठे हैं और कोई पैसेंजर अपने आप को अपने जो दूसरे उसके साथी पैसेंजर हैं उनसे कंपेयर करता है तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। दैट मीन्स with respect to the passenger sitting inside the train, inside that compartment in which that passenger is sitting, he is at rest because he is not changing his position with respect to those passengers. But if we compare his position with respect to the objects which are outside the train, then he is in motion. So remember, rest and motion are relative terms, and there is no body which is at absolute rest or is in absolute motion. Now, motion is of 3 types. One is rectilinear or translatory motion. जब कोई बॉडी एक जगह से चल के दूसरी जगह पे पहुंच जाए तो उसके मोशन को हम लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। और दूसरे टाइप का मोशन होता है सर्कुलर और रोटेशनल मोशन। जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करे, रोटेट करे, जैसे अर्थ रोटेट करती है अबाउट द सन, तो ऐसे मोशन को हम सर्कुलर या रोटेशनल मोशन कहते हैं। और तीसरी तरह का मोशन होता है ऑसिलेटरी मोशन। ऐसा मोशन जिसमें कोई बॉडी किसी फिक्स्ड पोजीशन के दोनों तरफ ऑसिलेट या वाइब्रेट करे, जैसे कि एक क्लॉक का पेंडुलम करता है, तो उसके मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। और यहाँ अब हम पढ़ेंगे ओनली रेक्टिलिनियर मोशन। Then motion can be one-dimensional or two-dimensional or three-dimensional. Or now let us see what is one-dimensional motion. We say that a body is moving in one dimension or it is having one-dimensional motion if it moves along a straight line in any direction. For example, कोई ट्रेन चलती है रेलवे लाइन पे तो उसका मोशन जो है वो वन डायमेंशनल मोशन है। लेकिन अगर कोई बॉडी प्लेन में मूव करे तो उसके मोशन को हम बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन।
जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन है, दैट इज़ 2 डायमेंशनल मोशन बिकॉज ए प्रोजेक्टाइल मूव्स इन ए प्लेन। और 3 डायमेंशनल मोशन वो होता है जिसमें बॉडी स्पेस में मूव करती है, जैसे कोई फ्लाइंग बर्ड है, उसका मोशन जो है दैट इज़ 3 डायमेंशनल मोशन। अब देखिए ज़रा ये पॉइंट ध्यान से सुनना। एक शटल होता है, हम बैडमिंटन खेलते हैं, उसका शटल है। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ शटल का मोशन, जिसको हम बैट से हिट करते हैं, तो रैकेट से हिट करते हैं, तो उसका मोशन कैसा है, तो आप सोच सकते हैं कि क्योंकि वो स्पेस में मूव कर रही है शटल, तो उसका मोशन 3 डायमेंशनल है। बट नो, इट्स मोशन इज़ 2 डायमेंशनल। लेकिन एक एरोप्लेन का मोशन है या एक बर्ड का मोशन है, दैट इज़ 3 डायमेंशनल मोशन। उसके बाद कई बार पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि उसका साइज पॉइंट जैसा हो। फिजिक्स में वी से दैट एन ऑब्जेक्ट इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट if the distance traveled by it is very large as compared to its size. For example, कोई ट्रेन है, वो एक स्टेशन से चल के काफ़ी दूर जाके दूसरे स्टेशन तक पहुंच जाती है, तो हम उस ट्रेन को भी पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। लेकिन वही ट्रेन अगर थोड़ा सा चल के किसी कारण रुक जाए, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाए दोबारा, तो फिर हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते। एक बहुत बड़ा प्लेन एक जगह से उड़ के दूसरी जगह पे जाके लैंड करता है, तो हम उस प्लेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। सो रिमेंबर, इन फिजिक्स एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी ए पॉइंट ऑब्जेक्ट if the distance traveled by it is very large as compared to its size or its dimensions. Then what do you mean by distance? जब कोई बॉडी एक पॉइंट से चल के दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाए, एक पोजीशन से चल के दूसरी पोजीशन पे पहुंच जाए, तो जो उसने पाथ फॉलो किया, उस पाथ की एक्चुअल लेंथ को हम बोलते हैं the distance covered by the body. So remember, the actual length of the path covered by a body or an object in going from one point to another is known as the distance covered by it. जैसे इस फिगर में आप देखो, बॉडी ए से शुरू करती है, ए से बी पे आई, तो मान लो डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने 10 मीटर, फिर गई वो सी पे, डिस्टेंस ट्रैवल किया 5 मीटर, फिर वो गई डी पे, डिस्टेंस ट्रैवल किया 8 मीटर। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो उसका पाथ है ए बी सी डी, तो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ बनी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, दैट इज 10 मीटर प्लस 5 मीटर 50 मीटर प्लस 8 मीटर 23 मीटर, दैट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी इज ए स्केलर क्वांटिटी। और जब बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, तो डिस्टेंस कैन नॉट बी ज़ीरो और इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। एंड द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, और इसकी डायमेंशन L1 होती है, M0 L1 T0। नाउ वी कम टू डिस्प्लेसमेंट। इट इज़ द शॉर्टेस्ट और द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशंस ऑफ ए बॉडी। मान लो कोई बॉडी ए से चल के बी पे, जैसे ये मैंने फिगर बनाई है, ये एक ऐसे जिग जैग पाथ फॉलो करती हुई जाती है, तो जो डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, वो तो इस जिग जैग पाथ की टोटल लेंथ के बराबर होगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट उसकी है वो है ए से लेके बी तक जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। एंड एज इज़ क्लियर फ्रॉम दिस फिगर, जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम है, जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो ज़्यादा है। तो इसलिए आपने याद रखना है, जो डिस्प्लेसमेंट होती है किसी बॉडी की, वो डिस्टेंस से कम भी हो सकती है, लेकिन एक स्पेशल केस होता है जिसमें बराबर हो सकती है। वो स्पेशल केस है व्हेन द बॉडी मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इट्स इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। अगर बॉडी ये जिग-जैग फॉलो नहीं करती, वो स्ट्रेट लाइन पे जाती है ए से लेके बी तक, तो फिर डिस्टेंस ट्रैवल भी ए बी, स्ट्रेट लाइन ए बी का डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट भी स्ट्रेट लाइन ए बी की लेंथ होती। एंड रिमेंबर, डिस्प्लेसमेंट इज़ ए वेक्टर। अभी हमने पढ़ा कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। और जब कोई बॉडी मूव करती है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और ज़ीरो भी हो सकती है। अब आप कहेंगे ज़ीरो कैसे हो सकती है? तो अगर कोई बॉडी यहाँ से चलती है, वहीं पे वापस पहुँच जाए, तो इसका मतलब उसकी इनिशियल पोजीशन
कोइंसाइड कर गई फाइनल पोजीशन से, तो इसलिए उसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। बिकॉज व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, एज आई टोल्ड यू, इट इज़ द स्ट्रेट लाइन और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशंस ऑफ ए बॉडी। और अगर वो दोनों पोजीशन कोइंसाइड कर दें तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। जैसे आप अपने घर से चल के अपने स्कूल जाते हैं, मान लो आपका स्कूल 4 किलोमीटर दूर है, तो आपने घर से स्कूल जाने तक 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। जब छुट्टी होने पे आप वापस आए तो आपने 4 किलोमीटर दोबारा डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो आप बोलेंगे 8 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, तो आप बोलेंगे ज़ीरो, क्योंकि आपकी इनिशियल पोजीशन भी आपका घर था और आपकी फाइनल पोजीशन भी आपका घर। दैट मीन्स द फाइनल पोजीशन कोइंसाइड्स विद इनिशियल पोजीशन, देयरफॉर द डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। इसी तरह जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है, मान लो एक चक्कर पूरा करती है, रेडियस सर्कल का आर है, तो एक चक्कर में उसने डिस्टेंस कवर किया जितनी सरकमफ्रेंस है उस सर्कल की 2πr। लेकिन क्योंकि यहाँ से चली थी बॉडी वहीं वापस पहुँच गई तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गई। सिर्फ एक चक्कर की बात नहीं है, अगर वो मान लो n चक्कर लगाती है तो डिस्टेंस कवर किया n × 2πr, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसकी द्वारा कितनी हुई, ज़ीरो। अब इसका भी ऐसा यूनिट जो होता है दैट इज़ मीटर। और ये चीज़ आपने याद रखनी है, बहुत बार ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ लेस देन और एट द मोस्ट इक्वल टू डिस्टेंस। सो जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से कम होती है या एट द मोस्ट बराबर होती है। और अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि बराबर कब होती है, जब बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन से चल के फाइनल पोजीशन तक स्ट्रेट लाइन में जाती है। उसके बाद स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। एक्चुअली डेफिनेशन स्पीड की क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी इन एनी डायरेक्शन इज नोन एज इट्स स्पीड। तो ये जो स्पीड है इसको एवरेज स्पीड भी मैं कह सकता हूँ, ये होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टोटल टाइम टेकन, दैट इज डिस्टेंस ओवर टाइम। एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, द स्पीड ऑफ ए बॉडी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट और एट ए पर्टिकुलर पोजीशन इज नोन एज इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड and it is given by dx by dt. dx by dt means डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ x। x का मतलब जो डिस्टेंस ट्रैवल किया बॉडी ने डिवाइडेड बाय विद रिस्पेक्ट टू टाइम। या ये कह लो कि अगर कोई बॉडी बहुत थोड़े टाइम dt में बहुत थोड़ा डिस्टेंस dx ट्रैवल करती है तो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी dx by dt। देन एवरेज स्पीड equal to x2 minus x1 over t2 minus t1. This is the average speed of the body between time interval t1 to time interval t2. That is, it is during time interval t2 minus t1. Here x1 is the distance traveled by the body in time t1 and x2 is the distance traveled by the body in time t2, and it is also equal to delta x over delta t. एंड रिमेंबर स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। और अगर बॉडी कोई मोशन में है तो उसकी स्पीड ना तो नेगेटिव हो सकती है ना ज़ीरो हो सकती है, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अब वेलोसिटी की बात करें तो इसकी डेफिनेशन होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। और जैसे स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। और फिर जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड था dx बाई dt और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है dx वेक्टर बाई dt। फ़र्क यह है कि वहाँ पे x डिस्टेंस है, यहाँ पे x डिस्प्लेसमेंट है। तो एवरेज वेलोसिटी होती है x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर ओवर t2 वेक्टर माइनस t1 वेक्टर। ये बिल्कुल एवरेज स्पीड की तरह ही है। इट इज़ ए वेक्टर, रिमेंबर स्पीड इज ए स्केलर बट वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी and average velocity of a body can be negative, positive और ज़ीरो। एवरेज स्पीड कभी ना तो नेगेटिव हो सकती है ना ज़ीरो हो सकती है, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। लेकिन एवरेज वेलोसिटी जो है दैट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो। देन SI यूनिट ऑफ बोथ स्पीड एज वेल एज वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। और दोनों की डायमेंशंस होती हैं L1 T-1। और जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज लेस देन इक्वल टू स्पीड ऑफ द बॉडी। अब अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही हो, जिसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, तो उसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड
एवरेज स्पीड उतनी होती है जितनी यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे मान लो कोई बॉडी चल रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और मैं आपको कहूँ कि बताओ इसकी एवरेज स्पीड कितनी है, तो आप कहेंगे 10 मीटर पर सेकेंड। इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी है, क्योंकि वो बदलती नहीं, स्पीड हर वक्त वो सेम रहती है, इसलिए उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड विल आल्सो बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। Then what is acceleration? The rate of change of velocity of a body is known as acceleration. अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज करती है टाइम के साथ तो हम कहते हैं उसकी एक्सेलरेशन है नेगेटिव, एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन। अब इंस्टेंटेनियस, जैसे मैंने आपको बताया इंस्टेंटेनियस स्पीड बताया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताया, इसी तरह होती है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी। मान लो कि बॉडी मूव कर रही है विद वेरिएबल एक्सेलरेशन, उसकी एक्सेलरेशन बदल रही है विद टाइम, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे या पर्टिकुलर पोजीशन पे जो उसकी एक्सेलरेशन है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एंड इट इज गिवन बाय ए वेक्टर इक्वल टू dv by dt. dv by dt means differential coefficient or derivative of v with respect to t, or it also means rate of change of v with respect to t. And as I told you, rate of change of v means velocity with respect to time is called acceleration. और क्योंकि v किसके बराबर होता है dx by dt, तो ये आ गया dt of v, v की जगह मैंने पुट कर दिया dx by dt। अब इसका क्या मतलब बना कि मैंने x का यानी कि डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाला विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो आंसर आ गया उसका द्वारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाला विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब मैंने x यानी कि डिस्प्लेसमेंट का 2 बार डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाला विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको लिखते हैं d2x by dt स्क्वायर, और बोलते हैं इसको सेकेंड डेरिवेटिव। सो रिमेंबर, instantaneous acceleration is the first derivative of velocity with respect to time, क्योंकि ये dv by dt के बराबर है, जिसको हम बोलेंगे first derivative of velocity with respect to time, और क्योंकि ये d2x by dt स्क्वायर के बराबर है, इसको इसलिए इसको बोलेंगे second derivative of displacement with respect to time. And remember, acceleration is a vector quantity. Its SI unit is meter per second square and its dimensions are m0 l1 t minus 2. अब कई बार पूछ लेते हैं कि what does the speedometer of a vehicle measure, तो आपने जवाब देना है इंस्टेंटेनियस स्पीड। कई बच्चे समझते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, लेकिन नहीं, याद रखो ये माप करता है इंस्टेंटेनियस स्पीड को मापता है, क्योंकि वो हमें डायरेक्शन के बारे कुछ नहीं बताता, वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी कि स्पीड बताता है। सो देयरफॉर द speedometer of any vehicle measures its speed at that particular time, जब हम उस पर नज़र मारते हैं, जिसको हम बोलते हैं instantaneous speed. Now, in the case of a moving particle, the distance traveled by it can never decrease with time. अगर distance की बात करें, मान लो कोई पार्टिकल मोशन में मूव कर रहा है, तो जो वो डिस्टेंस कवर करेगा वो टाइम के साथ कभी कम नहीं होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम भी हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट कम हो सकती है क्योंकि मैंने आपको भी ऊपर बताया था कि डिस्टेंस कभी ना तो नेगेटिव होता है ना ज़ीरो होता है, हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब टाइम के साथ ये बढ़ता ही जाता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्योंकि नेगेटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, तो ये टाइम के साथ कम भी हो सकती है। देन वी हैव इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये जो मैं आपको इक्वेशंस बताने लगा हूँ, दे आर वैलिड और ट्रू ओनली व्हेन the body is moving with uniform acceleration. अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो हम ये इक्वेशंस अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ये मैं आपको अभी एक एग्जांपल भी बताऊंगा। तो वो इक्वेशंस हैं, पहली है कि एवरेज स्पीड, मान लो किसी बॉडी की इनिशियल स्पीड है u, फाइनल स्पीड है v, तो एवरेज स्पीड आ गई u प्लस वी बाई टी, इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स इट इज़ द मीन ऑफ द इनिशियल एंड द फाइनल स्पीड्स। दूसरा है v इक्वल यू प्लस ए टी, यू मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, v मीन्स फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, a मीन्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। थर्ड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन टाइम t, दैट इज s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और नेक्स्ट फार्मूला है 2as इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और पांचवा फार्मूला है dnth इक्वल टू u प्लस a बाई 2 into 2n minus 1. ये जो dnth है, it is not the distance traveled, it is the distance traveled in a particular second। और वो particular second कौन सा यहाँ पे
nth सेकेंड। आप बहुत बार ये पूछते हैं कि बताओ इस फार्मूले में d nth की डायमेंशंस क्या हैं, तो बच्चे डिस्टेंस समझ जाते हैं, L1 लिख देते हैं, लेकिन नहीं, इट इज़ नॉट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए पर्टिकुलर सेकेंड, दैट मीन्स इन 1 सेकेंड। तो इसलिए इसकी डायमेंशंस होंगी L1t-1। और वैसे भी देखो, मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। वो प्रिंसिपल क्या है कि कोई रिलेशन तब ठीक होता है अगर वो डायमेंशनली बैलेंस्ड है। और डायमेंशनली बैलेंस्ड होने का क्या मतलब है कि डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑन द टू साइड ऑफ द गिवन रिलेशन मस्ट बी द सेम। तो इसलिए डी nth की डायमेंशन u वाली होनी चाहिए। और u क्या चीज़ है? इनिशियल वेलोसिटी। और वेलोसिटी की क्या डायमेंशन होती हैं? L1t-1। अब मैंने एक क्वेश्चन लिखा आपके लिए यहाँ पे, प्लीज़ कीप इन माइंड, आई रिपीट दिस। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये जो ऊपर मैंने फार्मूले आप बताए हैं आपको, दे आर यूज्ड ओनली व्हेन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और द बॉडी इज यूनिफॉर्म, दैट मीन्स एक्सेलरेशन डज नॉट चेंज विद टाइम। अब इस चीज़ को क्लियर करने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल है, न्यूमेरिकल है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी आफ्टर टाइम t if its acceleration is kt where k is constant, t is time। और ये दे रखा है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जरूरी नहीं 0 हो, वो ये भी कह सकता है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u के बराबर है। तो अगर मैं ये फार्मूला यूज़ करता, ध्यान से देखना, अगर मैं फार्मूला यूज़ करता v = u + at, तो u आ गया 0, a आ गया kt × t, तो ये हमारा आंसर आ जाता kt²। बट दिस इज़ रॉन्ग आंसर, दिस इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है एग्ज़ाम मल्टीपल चॉइस में, और उसमें एक ऑप्शन kt² भी होता है, लेकिन दिस इज़ रॉन्ग। तो फिर कैसे हमने करना है? उसने दे रखा है a मीन्स एक्सेलरेशन = kt, एंड व्हाट इज़ a? आई टोल्ड यू इट इज़ dv/dt। तो a की जगह लिख दिया मैंने dv/dt = kt। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, dv लेफ्ट साइड पे रखो, dt दूसरी तरफ ले जाओ, तो dv आ गया kt dt। अब देखिए, मैंने इसको इंटेग्रेट करना है, और मैं dt को क्यों लेके गया दूसरी तरफ? क्योंकि जब भी हमने इंटेग्रेट करना हो तो जो वेरिएबल होते हैं दो, दे मस्ट बी सेपरेटेड। तो लेफ्ट साइड पे वेरिएबल वेलोसिटी है, राइट साइड पे टाइम है, तो इसलिए मैं dt को उस तरफ ले गया। इंटेग्रेटिंग बोथ साइड्स बिटवीन द गिवन लिमिट्स, तो इंटेग्रल dv, अब शुरू में वेलोसिटी उसकी 0 है, शुरू का मतलब है टाइम t = 0, तो जब राइट साइड में मैं टाइम 0 लूँगा तो लेफ्ट साइड पे वेलोसिटी 0। जब राइट साइड पे मैं टाइम की लिमिट्स t लूँगा तो लेफ्ट साइड पे वेलोसिटी v, क्योंकि t टाइम पे वेलोसिटी v है। तो इंटेग्रल dv लिमिट्स 0 to v = इंटेग्रल kt dt लिमिट्स 0 to t। अब dv का इंटेग्रल आपको पता है v के बराबर होता है, तो 0 to v = k, और कांस्टेंट है बाहर आ गया, t का इंटेग्रल आ गया t² / 2 बिटवीन द लिमिट 0 to t। अब लिमिट्स पुट करी, v - 0 = k × t² / 2 - 0, तो v आ गया ½ kt², एंड दैट इज़ द करेक्ट आंसर। अगर मैं ये फार्मूला लगाता जो ऊपर मैंने आपको बताया, तो आंसर आता kt², लेकिन एक्चुअली आंसर आना चाहिए ½ kt²। और ये गलती क्यों हुई? क्योंकि v = u + at तब लगाना है जब a यूनिफॉर्म है, लेकिन यहाँ पे उसने दे रखा kt, k तो कांस्टेंट है, t टाइम है, और जब टाइम 0 है तो फिर एक्सेलेरेशन आ गई k × 0, वो 0 हो गई। जब 1 सेकंड है तो k × 1 आ गई, जब 2 सेकंड है तो k × 2 आ गई। इसका मतलब एक्सेलेरेशन इज चेंजिंग विद टाइम, इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म और कांस्टेंट। इसलिए ये जो फार्मूला v = u + at हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन kt² भी होता है, दूसरा ½ kt² भी होता है। तो जिस बच्चे को पता है कि हम v = u + at अगर अप्लाई करेंगे तो गलत आ जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला तब यूज़ करते हैं व्हेन a इज़ कांस्टेंट। सो प्लीज़ कीप दिस थिंग इन माइंड। अब उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने का एक शॉर्टकट मेथड और बता रहा हूँ आपको मैं। If a body travels distances s1, s2, s3 with speeds v1, v2, v3 so on, यानी कि s1 डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने विद स्पीड v1, s2 ट्रैवल किया विद स्पीड v2, s3 ट्रैवल किया विद स्पीड v3 एंड सो ऑन, देन इट्स एवरेज स्पीड इज, देखो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल ओवर टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्टेंस आ जाएगा s1 + s2 + s3, और टाइम होता है
डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो वो टाइम आ गया S1 ओवर V1 प्लस S2 ओवर V2 प्लस S3 ओवर V3 और टोटल टाइम सबका सम आ गया। तो आई कैन राइट इट एज इन द मैथमेटिकल लैंग्वेज V एवरेज इक्वल टू समेशन SI ओवर समेशन टाइम, और टाइम मैंने आपको बताया SI ओवर VI। तो ये निकाल लें तो सीधा फार्मूला लगा के हम बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। अब इस पे एक न्यूमेरिकल है और ये न्यूमेरिकल आ चुका है जेईई में। क्या न्यूमेरिकल है कि पर्सन ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन फॉर द फर्स्ट हाफ लेंथ विद ए कांस्टेंट स्पीड V1 एंड फॉर द सेकेंड हाफ लेंथ विद ए कांस्टेंट स्पीड V2 फाइंड हिज एवरेज स्पीड। यानी कि मान लो उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया S, तो फर्स्ट हाफ लेंथ होगी S/2, सेकेंड हाफ लेंथ होगी S/2। तो S/2 उसने ट्रेवल किया विद स्पीड V1 और नेक्स्ट S/2 किया विद स्पीड V2, तो हमने उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो अगर आप ऊपर जो मैंने आपको फार्मूला बताया उसके हिसाब से इट विल बी समेशन SI ओवर समेशन SI ओवर VI, और यहाँ पे I की वैल्यू वेरी करती है फ्रॉम 1 to 2। तो पहले डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने S1, वो हो गया S/2, S2 भी आ गया S/2, तो ऊपर आ गया समेशन SI S/2 प्लस S/2 डिवाइडेड बाई SI, वो S/2 हो गया। स्पीड कितनी है V1, तो ये आ गया आपका S1 ओवर V1 प्लस S2 ओवर V2, वो कितना हो गया S2 भी S/2 है ओवर V2, और दिस इज फर्दर इक्वल टू S/2 प्लस S/2 विल बी S, और डिनोमिनेटर में S/2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचा 1/V1 प्लस 1/V2 एंड दिस इज इक्वल टू S से S कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर चला गया तो आ गया 2, नीचे बचा 1 ओवर V1 प्लस 1 ओवर V2, वो एलसीएम आ गया V1 इंटू V2, और यहाँ पे आ गया V2 प्लस V1, तो ये V1 V2 ऊपर चला गया तो जवाब आ गया 2V1 V2 ओवर V1 प्लस V2। सो दैट इज़ द एवरेज स्पीड। तो जो 4 ऑप्शन है उनमें एक ऑप्शन होगा 2V1 V2 ओवर V1 प्लस V2। और फिर आपने याद रखना है कि इफ़ ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट देन टेक U इक्वल टू ज़ीरोज़। प्लीज़ रिमेंबर, जब न्यूमेरिकल करने शुरू करने हमने कोई भी मल्टीपल चॉइस, अगर वो कहता है कि बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब फटाफट आप समझ लो U इक्वल टू ज़ीरो। And if a body comes to rest after traveling a certain distance, then take V equal to 0, final velocity 0। फिर तीसरी बात याद रखनी है आपने, if the velocity of a body increases, then take acceleration as positive, और अगर velocity decrease करे with the passage of time, then take acceleration as negative। And as I told you, negative acceleration is also called retardation। So that's all for today। हम कल नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड माई लेक्चर, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।